हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट एकेडमी। तो आज है हमारा लेक्चर 3 ऑफ द चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, जो कि क्लास 10th बायोलॉजी का एक चैप्टर है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। हमने अभी तक की क्लासेस में ये डिस्कस कर लिया है कि रिप्रोडक्शन करना ही क्यों है, रिप्रोडक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है, बेसिकली इनहेरिटेंस क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, ये सब हमने पढ़ लिया। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 5 मेथड्स, जिसके अंदर हमने रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, बडिंग इन हाइड्रा, फ्रैगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा और उसके अलावा स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस और बाइनरी फिजन इन अमीबा, मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम, ये सब हमने पढ़ लिया, राइट। आज की हमारी क्लास का अगेन एजेंडा ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा एग्जैक्टली होता क्या है कि इतने ज़्यादा वेरिएशंस उसमें आ जाते हैं, और उसके बाद हम ये समझेंगे कि जो प्लांट्स हैं वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, राइट। आई वुड ट्राई टू अकोमोडेट दिस इन 1 लेक्चर ओनली, बट जस्ट इन केस मुझे ऐसा लगता है कि एक लेक्चर बहुत ही एक्सटेंड हो जाएगा, तो वी विल डिवाइड दिस इनटू 2 पार्ट्स, राइट। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है, जो रिप्रोडक्शन है उसके अंदर वेरिएशन आ कैसे रहा है। देखो, पहली बात तो रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन आना कोई बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट चीज़ नहीं है कि आती ही रहेगी, आएगी ही आएगी टाइप्स, बट आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, बट मोस्ट चांसेस रहते हैं कि आए। क्यों? क्योंकि देखो, 2 ऑर्गेनिजम्स का जो डीएनए है वो कंबाइन कर रहा है और वो एक ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर, मतलब जाइगोट के अंदर इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं, और फिर वो जाइगोट एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। तो 2 डीएनए से मिलके जो चीज़ ऑब्वियसली बनी है, तो अब वो डीएनए में इंडिविजुअली भी वेरिएशन आए ही होंगे। तो अब क्योंकि वो आगे पास ऑन हो गए, तो आगे जो बच्चा बनेगा उसमें भी वेरिएशन आने के चांसेस हैं, ठीक है। वैसे मैंने ये बात आपको पहले भी बताई है, बट फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि ये वाले पार्ट में ये समझना, इसे रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है कि हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप के सेल होते हैं, या फिर इवन प्लांट बॉडी के अंदर फॉर दैट मैटर 2 टाइप के सेल होते हैं। एक होते हैं सोमैटिक सेल्स और एक होते हैं जर्म सेल्स, ठीक है भाई। अब ये बचपन में ही डिसाइड हो जाता है कि कौन से सेल्स जो हैं हमारी बॉडी के वो सोमैटिक सेल्स बनेंगे और कौन से सेल्स जो हैं वो जर्म सेल्स बनेंगे। दोनों में फ़र्क क्या, आप देखो, कंफ्यूज मत करना। कई लोगों को लगता है कि जर्म सेल का मतलब होता है गैमीट, जर्म सेल का मतलब गैमीट नहीं होता। जर्म सेल गैमीट्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये दोनों ही जो सेल्स होते हैं, इनके अंदर मतलब 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, मतलब जैसे एक क्रोमोसोम उसकी एक और कॉपी, तो ऐसे दो क्रोमोसोम के सेट रहते हैं एक सेल के अंदर, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। बट जर्म सेल्स के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है, एक टाइप का सेल डिवीजन होता है। हमने क्लास 9th के अंदर 2 टाइप के सेल डिवीजन पढ़े थे, माइटोसिस और मियोसिस। तो इनके अंदर जो होता है ना, जर्म सेल्स के अंदर, इनके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल डिवीजन होता है जिसे हम बोलते हैं मियोसिस। मियोसिस को हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन मतलब ऐसी एक सेल डिवीजन जो डीएनए के अमाउंट को हाफ कर दे, मतलब जो नया सेल बनेगा इस सेल डिवीजन के चलते, वो जो सेल बनेगा उसके अंदर हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए होगा एज कंपेयर टू अ रेगुलर नॉर्मल सेल, राइट। तो लेट्स से इसके अंदर 2 सेट ऑफ डीएनए थे, डीएनए बॉडी क्रोमोसोम थे, तो इसको हम बोलते हैं 2n। और जो ये सेल बनाता है बाय अंडरगोइंग मियोसिस, वो होता है सिंगल n, मतलब उसमें एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम रहता है। और भगवान ने क्यों ऐसा डिज़ाइन किया कि अलग टाइप का सेल, क्योंकि इसके अंदर भी 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम ही है, इसके अंदर भी 2 सेट है, तो हम इनको कैटेगराइज ही क्यों कर रहे हैं अलग अलग सेल्स, टाइप्स ऑफ सेल्स के अंदर, है ना। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो सोमैटिक सेल्स होते हैं इनका रिप्रोडक्शन में कोई हाथ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि जो जर्म सेल्स हैं उनको अंडरगो करना पड़ता है एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस, और जो सोमैटिक सेल्स होते हैं ना, वो मियोसिस नहीं कर सकते। अगर मियोसिस नहीं कर सकते तो सोमैटिक सेल्स जब डिवाइड करेंगे तो अपने जैसा सेल बना देंगे, मतलब 2 क्रोमोसोम सेट वाला सेल बनाएंगे। तो एक सोमैटिक सेल ने एक सेल बनाया, उसके अंदर भी 2 क्रोमोसोम है, जो मतलब दूसरे पेरेंट के एंड से है उसमें भी 2 क्रोमोसोम है, तो जो रिजल्टिंग चाइल्ड बनेगा उसमें तो 4 क्रोमोसोम हो गए, तो ये तो अब नॉर्मल है, ये हमें नहीं चाहिए। इसीलिए एक स्पेसिफिक टाइप के अलग सेल्स हैं जिन्हें हम जर्म सेल्स कह रहे हैं, जो रिप्रोडक्शन में हाथ जिनका होता है, क्योंकि दे आर केपेबल ऑफ डूइंग मियोसिस, क्योंकि वो मियोसिस कर सकते हैं, तो जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाता है इन द रिजल्टिंग सेल्स दैट दे विल प्रोड्यूस,
ठीक है भाई। तो अब ये जो इन्होंने सेल बनाया होगा इसके अंदर एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। एंड व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? बिकॉज इन ऑर्डर टू रिस्टोर द नॉर्मल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम इन द रिजल्टिंग सेल, राइट। सोमैटिक सेल भी सेल डिवीजन इनमें भी होता है, बट इनके अंदर सेकेंड टाइप ऑफ सेल डिवीजन होता है विच इज माइटोसिस। माइटोसिस को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। वाई इक्वेशनल डिवीजन? बिकॉज माइटोसिस को यूज करते हैं सेल्स जिनको प्रोलिफरेट करना होता है, मतलब ग्रो करके बढ़ना होता है, अपना नंबर बढ़ाना होता है। तो सोमैटिक सेल्स ग्रो करते जाएंगे और अपना नंबर बढ़ाते जाएंगे, बट वो जो सेल होंगे, जो सोमैटिक सेल बनाएंगे, वो उन्हीं के जैसे होंगे इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि उनमें भी 2 ही सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। अब क्योंकि इनके अंदर 2 ही सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे तो ये रिप्रोडक्शन में कोई हाथ नहीं दे सकते। तो ये करते हैं माइटोसिस, जिसे हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि जिस सेल में डिवीजन हुआ वर्सेस जो सेल डिवीजन होके बना, दोनों के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम है, हेंस इट इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, राइट। एंड जो जर्म सेल्स है वो क्या करते हैं? मियोसिस। तो मैंने क्या बताया आपको कि जो हमारे सोमैटिक सेल्स होते हैं उनको अपना नंबर बढ़ाना होता है, तो वो करते हैं एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल डिवीजन जिसे हम बोलते हैं माइटोसिस। ऑन दी अदर हैंड जो जर्म सेल्स होते हैं उन्हें गैमीट्स बनाने होते हैं। गैमीट्स जो होते हैं वो फ्यूज करते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। इसीलिए इट इज नेसेसरी फॉर द गैमीट्स टू हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम इनसाइड देम। देयरफॉर एक स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन करना पड़ता है जर्म सेल्स को, जिसके थ्रू वो गैमीट्स बनाते हैं और फाइनली जो गैमीट्स हैं वो जाकर के जाइगोट बना सकते हैं। जो हमारे नॉर्मल सोमैटिक सेल्स है विच आर फाउंड ऑल अक्रॉस आवर बॉडी, जो है वो ये काम नहीं कर सकते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्ट नहीं ले सकते हैं, बिकॉज उनके जो सेल्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। और डिप्लॉयड तो जर्म सेल्स के भी होते हैं, बट जो सोमैटिक सेल्स होते हैं वो मियोसिस नहीं कर सकते, वो सिर्फ माइटोसिस कर सकते हैं, विच इज वाई ये जो है सोमैटिक सेल्स जो है वो रिप्रोडक्शन में कोई भी पार्ट नहीं लेते। तो अब हमने क्या पढ़ लिया कि माइटोसिस और मियोसिस कौन कौन से सेल्स करते हैं। इसके बाद रिप्रोडक्शन का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि उसमें मैंने आपको बता ही दिया कि वेरिएशंस आते हैं, क्योंकि 2 अलग अलग टाइप के 2 अलग अलग लोगों से जो डीएनए है वो आकर के फ्यूज़ करते हैं और एक नया ऑर्गेनिज्म में जाते हैं, जिसकी वजह से नए परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस होते हैं और बहुत ज़्यादा वेरिएशंस भी आ जाते हैं, राइट। तो अब ये जो वेरिएशंस होते हैं, मैंने आपको ये बात फर्स्ट लेक्चर जो हुआ था इस चैप्टर का उसमें भी बताई थी कि वेरिएशन अगर इंडिविजुअल लेवल पे होते हैं तो वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, यूजफुल नहीं होते हैं, दे आर नॉट यूजफुल। और यही अगर हम बोलें कि वेरिएशन हमारे अगर पॉपुलेशन लेवल पे हो जाए तो पॉपुलेशन लेवल पर जो वेरिएशन होते हैं दे आर वेरी वेरी यूजफुल टू अस, यूजफुल टू अस। वाई इज दैट? बिकॉज जो जब इंडिविजुअल लेवल पे हम बात करते हैं, जैसे मान लो किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप का वेरिएशन आ गया, अब उस ऑर्गेनिज्म को कोई बीमारी होगी लेट्स से, अब वो बीमारी इट्स नॉट नेसेसरी कि वो उसको वो वेरिएशन आया है उसके डीएनए में तभी हुई है, देयर कुड बी अदर रीजंस फॉर दैट एज वेल, राइट। फॉर एग्जाम्पल उसको कोई पैथोजन से इन्फेक्शन हो गया हो या कोई भी और चीज़ होगी हो बेसिकली, राइट। बट यही अगर मतलब तो इसमें मतलब अगर एक इंडिविजुअल में सिर्फ एक इंसान में एक पर्टिकुलर टाइप का वेरिएशन आ रहा है तो हम बता नहीं सकते कि वो काम का था नहीं काम का था, या जो भी वो चेंजेस ला रहा है वो वेरिएशन की वजह से आ रहे हैं या इन जनरल आ रहे हैं। बट यही अगर एक पूरी की पूरी पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशन आते, जैसे मान लो कुछ सर्टेन टाइप के ऑर्गेनिज्म के अंदर सेम टाइप के वेरिएशन आ गए, राइट। तो इन दैट केस अगर जैसे मान लो कोई एडवर्स कंडीशन आई और वो पर्टिकुलर लोग जिनमें वो वेरिएशन आया वो बेटर तरीके से सर्वाइव कर पाए, तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई वो वेरिएशन जो उन्होंने दिखाया था दैट वाज सपोज टू बी यूजफुल, ठीक है। तो अब जब एक लार्जर पॉपुलेशन पे ऐसा कुछ होता है, कोई वेरिएशन आता है, तो इट मेक्स अप फॉर बेटर डेटा फॉर अस टू एनालाइज and determine whether the variation is supposed to be useful or not. However, if a variation is occurring at individual level, then we can never be too sure as to in terms of the fact that whether the variation is responsible for certain changes that are occurring in the body of the organisms or there are other factors that are playing a role in it. समझ गए मेरी बात? तो इसीलिए वेरिएशन जो है वो आते ही हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएंगे ही, क्योंकि 2 इंडिविजुअल, और सिर्फ इस वजह से वेरिएशन नहीं आ रहा कि 2 इंडिविजुअल का जो है डीएनए कंबाइन हो रहा है, पहले तो जो 2 इंडिविजुअल से डीएनए आ रहा है
उनके अंदर भी कुछ वेरिएशन आए होंगे, मदर के अंदर भी कुछ वेरिएशन होंगी, फादर के अंदर भी कुछ वेरिएशन होंगी, उनके पेरेंट्स के अंदर के जो 2 DNA होंगे उनमें भी कुछ वेरिएशन होगी। तो वो वेरिएशन अक्यूमुलेट करते जाते इस वजह से वेरिएशन ओवर द जनरेशन उल्टा और बढ़ता जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये एक मेजर दिक्कत है कि मेजर चीज़ होती है जिसकी वजह से वेरिएशंस बहुत ज़्यादा आते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पेसिफिकली। ओके, तो ये हो गई हमारी रिप्रोडक्शन की बात कि रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन आना बहुत ज़्यादा स्वाभाविक है। रिप्रोडक्शन के अंदर जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं जर्म सेल्स। जर्म सेल्स करते हैं मियोसिस और बना लेते हैं गैमीट। गैमीट बनते हैं हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स वाले। जब 2 गैमीट फ्यूज करते हैं तो उनके फ्यूजन से बन जाता है न्यू ऑर्गेनिज्म। द फर्स्ट सेल दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इज व्हाट वी कॉल अ जाइगोट। जाइगोट में फिर डिविजन होते हैं तो वो एम्ब्रियो बनता है। फिर एम्ब्रियो जो है फाइनली एक ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। समझ गए मेरी बात? तो ये सब चीजें होती हैं। अब बात करते हैं प्लांट्स के बारे में। आज आप देख रहे होगे मैंने कोई भी पिक्चर वगैरह कुछ नहीं लगाई है, क्योंकि आज जो हम डायग्राम के मदद से सब कुछ सीखने वाले हैं वो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो हम साथ में ही बनाएंगे सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड इट ऑल्सो, और तुम बनाना भी सीख सकते हो, राइट? तो सबसे पहले तो हम ये फ्लावर का ही डायग्राम, क्योंकि हम प्लांट्स की रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स ऑब्वियसली कौन से मेजर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं? फ्रूट हो गया, फ्लावर हो गया, यहीं से रिप्रोडक्शन होता है। क्योंकि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज प्रेजेंट इन द प्लांट। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये हम फ्लावर की पेटल्स बना लेते हैं, राइट? आपकी बुक में इसका बहुत ज़्यादा अच्छा सुंदर डायग्राम भी दिया है, बट अभी के लिए मतलब मैं फ्री हैंड से ड्रॉ कर रही हूँ सो दैट वी एटलीस्ट गेट टू नो कि हम कर क्या रहे हैं। ये मैं बना रही हूँ फीमेल पार्ट, और मैं मेल पार्ट भी बना लेती हूँ। मेल जो होता है इर्द गिर्द होता है फीमेल के। फीमेल यहाँ पे मैंने एक दिखाई है, एक से ज़्यादा भी फीमेल ऑब्वियसली हो सकती हैं, विच इज़ वेरी कॉमन। ठीक है जी, और एक और कोई कलर ले लेते हैं जिससे हम बना लेंगे इसका ऊपर। ये वैसे डायग्राम जो है स्टेमन पिस्टल वगैरह का जो मैं अभी आपके आगे बना रही हूँ, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा इन प्रीवियस क्लासेस भी। फ्लावर का डायग्राम छोटी क्लासेस में अब तो आ जाता है, राइट? और अगर नहीं भी पढ़ा है तो अब पढ़ लेते हैं। तो मैं इसके अंदर ग्रीन कलर कर देती हूँ। ये हमारा है फीमेल पार्ट। ये नीचे वाला गोल पार्ट जो होता है इसे हम बोलते हैं ओवरी। ओके, इसके बाद यहाँ नीचे जो होता है ये ऐसे करके एक पेडिसेल सा होता है, और ये हमारी सेपल्स। ठीक है जी, तो ये हमारा मोटा मोटा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो पार्ट मैंने बना दिया इसके अंदर। तो अब तो क्या करते हैं, सबसे पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही सबसे पहले कर लेते हैं, वो है लेबलिंग। ये जो होते हैं कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट जो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को, उन्हें बोलते हैं हम क्या? सेपल्स। सेपल्स नहीं, सॉरी क्या बोल रही हूँ, पेटल्स। जो ये ग्रीन वाले पार्ट्स होते हैं जो नीचे की तरफ लगे होते हैं, जो बड को पहले, जैसे जब फ्लावर छोटा होता है तो बड होता है ना, राइट? ऐसे करके बड होता है। तो ये जो सेपल्स होते हैं ये उसको ऐसे करके कवर कर रहे होते हैं सेपल्स को। ठीक है भाई, तो ये सेपल कह रही हूँ, बड को कवर कर रहे होते हैं ये जो सेपल्स होते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं सेपल्स, विच प्रोटेक्ट द बड इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ इट्स लाइफ, जब तक वो फ्लावर में नहीं कन्वर्ट हो जाता। और जब वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है तो ये पेडिसेल क्यों बोल रही हूँ, जो सेपल्स होते हैं वो नीचे की तरफ बेंड हो जाते हैं। ओके, और बेस एरिया के अराउंड पाए जाते हैं। ये जो आप पार्ट देख रहे हो इसे हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं स्टेमेन। स्टेमेन, नाम में ही मेन है उसके, तो ये मेल पार्ट है। और ये जो बीच वाले आपको दिख रहा है ये होती है पिस्टिल, जिसे हम क्या बोलते हैं? कार्पेल भी बोलते हैं, और ये होती है हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट।
अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं इनके पार्ट्स को, कि जैसे मान लो ये हमारी फीमेल है, ये फीमेल है, और मेल भी बना देते हैं एक बार। ये मेल का एक पार्ट और जो दूसरा पार्ट है वो अगर आप देखोगे तो डायग्राम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इसके अंदर यहाँ अंदर की तरफ ओव्यूल्स भी होते हैं। ओव्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे चेम्बर्स होते हैं जिसके अंदर सीड जो है वो बनता है। ठीक है जी। तो जो फीमेल पार्ट होता है जिसको हम कार्पेल या फिर पिस्टिल बोलते हैं, इसके ऊपर का जो पार्ट होता है, ये जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म जिसे हम बोलते हैं, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है स्टिग्मा। जो ये लॉन्ग इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो मेल के गैमीट को, मेल का गैमीट यहाँ पे आता है और वो नीचे ऐसे करके जाता है इसी के थ्रू। तो स्टाइल क्या है? ट्रांसपोर्टिंग, मतलब कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर समझ सकते हो आप। तो ये होती है स्टाइल। और ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर होता है इसे हम बोलते हैं ओवरी। ओवरी क्या होता है? नीचे वाला क्या बोलते हैं? बल्जिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हो, बल्जिंग पार्ट। और ये जो हैं ये होते हैं ओव्यूल्स या फिर चेम्बर्स जिसके अंदर वेरिन सीड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है जी। अब ये है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसकी इनके बीच में लाइन बनाई थी बट मैंने बहुत कुछ लिख दिया है अपेरेंटली, कोई बात नहीं। चलो, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वैसे तो छोटा सा ही है। ये होता है एंथर और ये होता है फिलामेंट। ओके जी। अब एक एक करके इनके मतलब वो समझते हैं कि इनका रोल क्या होता है प्लांट के अंदर। तो ये जो स्टाइल वाला पार्ट होता है ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है। जो स्टिग्मा होता है ये वो पार्ट है जहाँ पे आके मेल का गैमीट लैंड करता है। ठीक है जी। ये जो ओव्यूल पार्ट है, ओव्यूल जो होता है चेम्बर जो होता है, याद रखना कई बच्चे समझते हैं ओव्यूल मतलब सीड। ओव्यूल मतलब सीड नहीं, ओव्यूल मतलब वो कमरा है जिसमें सीड बना है। ठीक है जी। तो और ये है हमारा ओवरी। ओवरी क्या होता है? राउंड स्ट्रक्चर जहाँ पे जो एग है और जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन इज मेल का, इस मतलब जो प्लांट का मेल होता है उसका जो गैमीट होता है उसे हम पॉलन ग्रेन बोलते हैं। तो जब जो पॉलन ग्रेन और एग का फ्यूजन होता है तो बनता है क्या? सीड बनता है। और वो सीड बनता है कहाँ पे? वो ओव्यूल में बनता है, राइट। तो ये हमारा ओव्यूल है। ओव्यूल होते हैं वो चेम्बर जहाँ पे सीड्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं, राइट। और ओवरी वो बल्जिंग पार्ट है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन अकर करता है, जहाँ पे एग प्रेजेंट होता है और वो वेट करता है फॉर द पॉलन ग्रेन टू कम। ये जो मेल पार्ट होता है ये इसके पास एक फिलामेंट होता है, ठीक है, ताकि ये देखो अब जो ये प्लांट्स है, राइट, ह्यूमंस की तरह इनमें इंटरनल ट्रांसफर नहीं होता गैमीट्स का, तो जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है वो गैमीट का ट्रांसफर करते हैं। तो इसीलिए मेल को क्या दिया गया? ऐसे फ्लिम्जी सी एक फिलामेंट दिया जिससे वो मूव करता रहे विद द हेल्प ऑफ विंड, सो दैट उसके जो जो भी उसके गैमीट्स हैं वो इधर उधर जाके फीमेल प्लांट्स के ऊपर जाके कहीं ना कहीं फॉल कर सकें, इंसेक्ट्स उसे देख सकें या जो भी हो। और ये जो एंथर है ये वो पार्ट है जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो एक बार ढंग से समझ लेते हैं एक एक करके कि हम एग्जैक्टली कितनी चीज़ें हम समझ रहे हैं, ठीक है जी। तो जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं पिस्टिल या फिर कार्पेल। जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? स्टिग्मा जहाँ पे पॉलन ग्रेन लैंड होता है, स्टाइल जहाँ से पॉलन ग्रेन एग की तरफ पहुँचता है, और ओवरी जिधर मेन काम होता है फर्टिलाइजेशन का। अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव प्लांट की तो जो मेल प्लांट नहीं पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं स्टेमन। उसके 3 नहीं 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है फिलामेंट और एक होता है एंथर। एंथर मेल का वो पार्ट होता है जिसके अंदर क्या हो, जिसके थ्रू क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? पॉलन ग्रेन। और फीमेल के अंदर कौन सा पार्ट होता है? ओवरी होता है जहाँ पे एग प्रोड्यूस होता है। अब बेसिकली होता क्या है? बहुत ही सिंपल सा फंडा है, अगर तुम समझोगे तो जो मेल है उसके ये वाले पार्ट पे क्या होंगे भाई? पॉलन ग्रेन होंगे।
अब क्योंकि ये प्लांट है तो खुद तो जाके फीमेल को दे नहीं देगा अपना पॉलन ग्रेन, तो जो मेल है वो डिपेंड करता है ऑन वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक बर्ड्स, लाइक फ्लाइज, लाइक एनी काइंड ऑफ एजेंट्स, विंड, वाटर, कुछ भी जिसके ऊपर क्या होगा ये मतलब जैसे मान लो विंड चली, पॉलन ग्रेन जो होते हैं बहुत हल्के होते हैं वेट में और थोड़े से स्टिकी से भी होते हैं। तो होता है हल्के क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि ताकि ये जल्दी से एयर के फ्लो से या वाटर के फ्लो से ये बह के प्लांट दूसरे फीमेल पार्ट तक जा सके। और स्टिकी क्यों होता है, ताकि जैसे मान लो कोई इंसेक्ट आ गया या मान लो इधर कोई बटरफ्लाई आके बैठ गई, तो बटरफ्लाई यहाँ पे बैठी तो बटरफ्लाई के पैरों के ऊपर ये पॉलन ग्रेन चिपक गए, और अब जब यही बटरफ्लाई किसी फीमेल पार्ट पे जाएगी तो ये जो पॉलन ग्रेन है वो फीमेल पार्ट पे मतलब स्टिग्मा पे फीमेल के चिपक जाएंगे, और फिर फाइनली स्टिग्मा से स्टाइल के अंदर वो पॉलन ग्रेन जाते जाते ओवरी के अंदर उसका फ्यूजन हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? तो यहाँ से गया पॉलन ग्रेन गया गया गया, और जैसे मान लो ये सेम बटरफ्लाई, मान लो इस केस में जो एजेंट है उसे बटरफ्लाई बोल रहे हैं, तो उसने फीमेल के स्टिग्मा तक पहुंचा दिया पॉलन ग्रेन को। अब ऑब्वियसली ज़रूरी तो नहीं है ये बस एक ही पॉलन ग्रेन को लेके आए, क्या पता है यहाँ पे मल्टीपल पॉलन ग्रेन्स आए हों, ठीक है, बट इनमें से ना एक ही पॉलन ग्रेन होता है जो ऐसे एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करने लगता है, ऐसे ऐसे करके लंबी सी एक ट्यूब बनाता जाता है, वही पॉलन ग्रेन। मान लो ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे बैठा है और ये क्या करेगा, ऐसे करके ट्यूब बनाने लग जाएगा, और ये कोई एक ही कर पाएगा। क्यों? अब देखो जो भी पॉलन ग्रेन प्लांट के स्टिग्मा वाले पार्ट पे आके उतर रहा है, अब वो ज़रूरी तो नहीं है कि सेम स्पीशी का ही पॉलन हो, क्या पता वो कोई और ही स्पीशी का पॉलन हो, तो तुम तब क्या करोगे, तब थोड़ी ना प्लांट बन सकता है। तो जो ये इसे बोलते हैं कंपैटिबिलिटी होना, तो अगर वो पॉलन कंपैटिबल ही नहीं है, मतलब वो सेम स्पीशी का ही नहीं है या कोई और दिक्कत है उसके अंदर, तो उसको ट्यूब नहीं फॉर्म करने दी जाती है, और जो ओवरी वाला पार्ट होता है ना उससे रिलीज होते हैं कुछ केमिकल्स, ठीक है। अब ये जो केमिकल्स होते हैं अट्रैक्ट करते हैं पॉलन को टुवर्ड्स द ओवरी, और कौन से पॉलन को अट्रैक्ट करते हैं, जो सेम स्पीशी का हो, जो कंपैटिबल होगा और जो आराम से अपनी ट्यूब का फॉर्मेशन कर सकता है। सिमिलरली जैसे ह्यूमंस में होता है कि जो स्पर्म में सबसे ज़्यादा मोटिलिटी है, जो स्पर्म सबसे ज़्यादा भाग सकता है और फ्यूज़ कर सकता है एक के साथ, उसी को प्रमोट किया जाता है और बाकी सारे के सारे मर जाते हैं रास्ते में। इसी तरीके से पॉलन ग्रेन तो ट्रैक्ट में भी नहीं जा पाते, वो बस स्टिग्मा पे ही रहते हैं, बट ट्रैक के अंदर मतलब पॉलन ट्यूब सिर्फ वही वाला पॉलन ग्रेन बनाएगा जिसके जो कंपैटिबल होगा, जिसको अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा मिलेगी बाय द केमिकल्स दैट आर रिलीज्ड बाय द ओवरी। तो क्या होगा, ये जो पॉलन ग्रेन्स है ये नीचे आएंगे आएंगे आएंगे, एग के साथ फ्यूज़ करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट जो है यही इसके ओव्यूल्स के अंदर ग्रो करेगा और फाइनली सीड का फॉर्मेशन कर देगा। और जब वो सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और कहाँ पे होगा सीड का फॉर्मेशन, ओव्यूल के अंदर, तो अब वो सीड क्या है, वो भी जर्मिनेट करेगा, मतलब डेवलप करेगा और क्या कर लेगा, नए और अपने जैसे ऑर्गेनिज्म बना लेगा जब वो बड़ा प्लांट बन जाएगा। ठीक है। अब इसके अंदर समझने वाली बात क्या है, ये है कि सबसे पहले तो ये जो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to the stigma of the female part, anther of the male part, ये मेल है, और to the stigma of the female part is called pollination। ओके भाई, तो ये जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा तक पहुंचता है, उसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कराने के लिए कुछ एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एजेंट्स जिन्हें हम पॉलिनेटिंग एजेंट्स बोलते हैं। लिख लेते हैं यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट्स भी, पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या होता है भाई, पॉलिनेटिंग एजेंट्स एग्जाम्पल लिख लेते हैं उनके भी। विंड, ओके लेट मी टेक अनदर कलर, बहुत ज़्यादा ब्लू हो गया, चलो, विंड, वाटर, फ्लाइज, बर्ड्स, any kind of factor, biotic or abiotic, can be responsible for
पॉलिनेशन। ठीक है जी। तो ये क्या करते हैं, ये पहले तो एंथर पे बैठते हैं, तो इनके पैरों पे या मान लो अगर वाटर है तो वाटर के बहाव में पॉलन चला जाएगा, और जो पॉलन है वो जाकर के फीमेल के जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है स्टिग्मा पर, उस पर बैठेगा। फिर उसको कुछ पुल फील होगा, मतलब जो ओवरी है जैसे उसको ये डिटेक्ट होता है कि कोई पॉलन आके उसके लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे बैठा है, तो वो कुछ केमिकल्स रिलीज करती हैं जो प्रोमोट करता है, वो जो ट्यूब बनाता है ना पॉलन ग्रेन, जो स्टिग्मा पे जब पॉलन ग्रेन बैठेगा तो वो ट्यूब बनाना चालू करता है ताकि वो नीचे तक पहुंच सके। ठीक है, इसी ट्यूब के अंदर से ये पॉलन ग्रेन नीचे जाता है। तो ये जो ओवरी है वो कुछ केमिकल्स रिलीज करे, तो ये पॉलन जो है ये अट्रैक्ट होता है और इसकी जो पॉलन ट्यूब बनाने की टेंडेंसी है वो बढ़ती है। फाइनली पॉलन ट्यूब बनती जाती है एंड वो पॉलन ग्रेन जैसे ही ओवरी में रीच करता है वो दोनों फ्यूज करके सीड बना लेते हैं। राइट तो ये किस लिए कब पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स तो मल्टीपल हो सकते हैं, बट ये जो पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होती है, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन इज ओनली promoted for those pollen grains which are compatible मतलब सेम स्पीशी के हैं, एंड द रेस्ट उनको आगे पॉलन ट्यूब बनाने की के लिए प्रमोट नहीं किया जाता, ताकि और इससे और भी एक क्या चीज़ होती है, अगर बहुत सारे पॉलन ग्रेन जो हैं वो अपनी पॉलन ट्यूब बनाने लग जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, एक के साथ कितने पॉलन फ्यूज कर पाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट कंडीशन ऑल्सो जो केमिकल्स निकालता है ना ओवरी, उसमें एक ये भी चीज़ होती है कि वो सिर्फ एक ही पॉलन के पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, इवन इफ और भी कंपैटिबल पॉलन ग्रेन्स हैं, बट स्टिल अगर एक की पॉलन ट्यूब जो है वो बनना चालू हो गई तो दूसरा कोई भी अपनी पॉलन ट्यूब नहीं बना सकता उसके बाद। ठीक है भाई, तो ये होता है पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। ये किस में प्रमोट की जाती है, ओनली उन पॉलन ग्रेन्स के अंदर जो कि क्या है, कंपैटिबल। तो हमने क्या समझा, जो मेल गैमीट है उसका नाम है पॉलन ग्रेन, जो फीमेल गैमीट है उसका नाम है गैमीट, उसका नाम है क्या, एग, और ये दोनों के फ्यूजन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और जो फर्टिलाइजेशन होता है इससे बनता क्या है, जाइगोट। जाइगोट डेवलप करता है और डेवलप करके वो बना देता है सीड। ठीक है जी, तो ये है आज की क्लास के लिए हम इतना रखते हैं, अभी भी इसमें थोड़ा सा पार्ट बाकी है। अब हम इसके बाद क्या क्या समझने वाले हैं, इसके अगली क्लास में हम एक तो पूरा का पूरा प्रोसेस पहले ढंग से समझ लेंगे, जो कि हमने इस क्लास में वैसे तो पूरा समझ लिया है। उसके अगली क्लास में हम ये समझेंगे कि सीड बन गया उसके बाद क्या होगा। उसके अलावा हम पढ़ेंगे सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में कि इनका क्या मतलब होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल प्लांट्स के बारे में और ये उसके बाद क्या में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, जर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, और बाकी के जो पार्ट्स हैं फ्लावर के वो भी हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, बाय बाय गाइस।